हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनफिल्टर्ड क्लासेस में। ये हमारा आज 5वां लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। स्टार्ट करते हैं अपना हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज ये पूरा चैप्टर कवर कर दिया जाएगा। देखते हैं हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है कि इट इज इम्पॉसिबल, सिंपल सी बात है, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर अ साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल है क्या कि एक साथ पोजीशन और मोमेंटम हम क्या कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलती है हमारे पास, डेल्टा एक्स हमें क्या बताता है कि चेंज इन पोजीशन, डेल्टा पी मोमेंटम ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। और हमें पता है मोमेंटम क्या था, p इज इक्वल टू m इंटू में v होता है। तो यहाँ पे डेल्टा p के स्थान पे हम m डेल्टा v रख दिए, तो जो ग्रेटर और इक्वल टू h/4 पाई। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाता है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी। वी क्या है, वेलोसिटी, h/4 पाई m। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। यहाँ पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है। क्या है ये, अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है। फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ मास n 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इज क्वाइट लार्ज इज इक्वल, ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 0. अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें जिसका मास ये है, उसकी अनसर्टेनिटी निकालना हो, इसकी वैल्यू आ रही 0.57 अर्ग सेकंड पर ग्राम अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 है, डेल्टा वी की वैल्यू इनफाइनाइट है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अगर डेल्टा एक्स डिटरमाइन कर लेंगे हम साइमल्टेनियसली, तो हम डेल्टा वी वैल्यू साइमल्टेनियसली एक साथ नहीं निकाल सकते, मतलब उसमें कुछ एरर आ सकता है। इन केस ऑफ बिगर पार्टिकल्स की हम बात करें, द वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट इज नेग्लिजिबल if position is known quite accurately, that is delta x is very small, delta v become large and vice versa। अगर हम बिगर ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स मान लेते हैं, डेल्टा एक्स की वैल्यू डिटरमाइन कर दे, तो डेल्टा वी की वैल्यू हम क्या करते हैं, बहुत लार्ज हो जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज मास 40 ग्राम, स्पीड 45 मीटर पर सेकंड। इफ द स्पीड कैन मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी पोजीशन। किसमें अनसर्टेनिटी हमको निकालना, पोजीशन में। तो मास ऑफ द बॉल दिया है ग्राम में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले केजी में। यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमको डेल्टा वी दिया है, 2% है, तो 45 इंटू 2/100, ये 0.9 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यहाँ डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, h/4 पाई m डेल्टा वी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.46 इंटू 10⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी निकालना है, ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन ऑर्डर टू 1 एंगस्ट्रॉन। और हमें पता है h की वैल्यू पता है, देखते हैं, मास दिया है, इसको ग्राम में है, इसको केजी में कर ले। अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स 1 इंटू इसका 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर, तो डेल्टा एक्स इंटू m डेल्टा वी वैल्यू रखेंगे, सीधा इसका आंसर आ जाएगा, 3.52 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है, और ये हम कहें लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे रहे हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो बेस था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक। समझिए, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी न्यूटन्स ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था फॉर बिगर ऑब्जेक्ट के लिए, सच एज फॉलिंग स्टोन और ऑर्बिटिंग planet etc, which may had essentially a particle like behavior as shown in the previous section, however it failed with apply to macroscopic। मतलब छोटे ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो फेल हो गया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं द लाइट इलेक्ट्रॉन एटम, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। कोई पूछे कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स था वो न्यूटन्स का वो बिगर ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट जैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो इग्नोर क्यों हो गया था। इसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर था उसको जैसे वो इग्नोर किए थे उसमें, स्पेशली फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल एंड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
The branch of science that take into account the dual behavior of matter is called quantum mechanics. क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाखा जिसमें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर ये के बारे में हम स्टडी करें, उसे क्या बोलेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स. सिंपल. क्वांटम मैकेनिक्स कोई पूछे तो क्या है, तो बताना साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स इज थियोरेटिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. सिंपल. अगर कोई पूछे क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, that are both absorb wave-like as well as particle-like property. It specifies the law of motion that these objects obey. When quantum mechanics is applied to macroscopic objects, for wave-like property are insignificant and the result are the same as those in classical mechanics. बात समझ में आ गया कि जो चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन किया था वो क्वांटम नहीं करेगा, और जो क्वांटम एक्सप्लेन करेगा वो क्लासिकल है. सिंपल सी बात. अगर कोई पूछे तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो था वो माइक्रोस्कोपिक के लिए बना था, और जो क्वांटम मैकेनिक्स था वो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की डील करता. सिंपल. यही लिख दे रहे हैं. तो हम बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, क्लासिकल मैकेनिक्स जो बेस्ड थी वो माइक्रोस्कोपिक के लिए थी, माइक्रोस्कोपिक. जबकि हमारे अगर हम कहें क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, वो किसके लिए बेस्ड थी? माइक्रो के लिए. सिंपल सी बात. क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय रेन हेसेनबर्ग एंड इरविन श्रोडिंगर. क्या? दो साइंटिस्ट ने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया था, हेसेनबर्ग और श्रोडिंगर वेव. Here however we shall discussing the quantum mechanics which is based on the idea of wave motion. यहाँ पे वेव मोशन के डुअल बिहेवियर था, एक पार्टिकल एक वेव, तो हम वेव के बारे में पढ़ेंगे. द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड बाय, जो फंडामेंटल इक्वेशन थी क्वांटम मैकेनिक्स का वो कौन डेवलप किया था? श्रोडिंगर ने. एंड इट वन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1933. 1933 में नोबेल प्राइज इनको इसी बेस पे मिला था श्रोडिंगर को, कि उन्होंने एक इक्वेशन दिया था क्वांटम मैकेनिक्स का. दिस इक्वेशन which incorporate wave particle duality of matter proposed by de Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. You will learn its solution for different system in higher class में इसकी इक्वेशन. बस सिंपल इक्वेशन जान लेते हैं. For a system such an atom or molecule, those energy does not change with time. अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वाली है. टाइम इंडिपेंडेंट वाली क्या है? एच वेव फंक्शन इज इक्वल टू ई ऑफ वेव. एच क्या है? यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टन बोलते हैं. क्या है? एच क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं हैमिल्टन. श्रोडिंगर गिव रेसिप्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द ऑपरेटर फ्रॉम एक्सप्रेसिंग फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. The total energy of system takes into account the kinetic energy of all subatomic particles like electron and nuclei, attractive potential between the electron and nuclei of repulsive potential among the electron and nuclei individual. Solution of the equation gives value of E and wave function. ये इक्वेशन सॉल्व हम जब करेंगे हायर क्लास में तो हमें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड द वेव फंक्शन. ये थोड़ा हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया गया. When Schrödinger equation is solved for the hydrogen atom, किसके लिए? जब Schrödinger equation को सॉल्व किया गया हाइड्रोजन एटम, the solution give the possible energy level. The electron can occupy the corresponding wave function of electron associated with each energy level. These quantized energy state with corresponding wave function which are characterized by the set of 3 quantum number. मतलब जब ये यहाँ से हमको 3 क्वांटम नंबर मिलता है. पहला एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजमूथल क्वांटम नंबर एल, और एक मैग्नेटिक क्वांटम. सिंपल अगर पूछा क्वांटम नंबर है क्या चीज, तो हम सिंपल बताएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एनर्जी को बताने के लिए हमको बताना पड़ेगा. मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आगे हम बताएंगे वो सेम नहीं हो सकता. arises as a natural consequence in the solution of Schrödinger equation. When electron in any energy state, the wave function corresponding to that energy state contain all information about the electron. The wave function is a mathematical function. Wave function क्या एक mathematical function है
whose value depend upon the coordinate of the electron in the atom and does not carry physical meaning. कोई such wave function of hydrogen like species with one electron is called atomic orbital. सिंपल बताएं atomic orbital क्या है? हम जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें. Such wave function pertaining to one electron species called one electron system. The probability of यानी से important है, यही से important है बच्चों. The probability of finding electron at a point within atom is proportional to the wave square at the point. The quantum mechanics result in the hydrogen atom successfully predict all aspect of the hydrogen atom spectrum, including some phenomena that could not explain the Bohr model. Application of Schrödinger equation to multi-electron atom present at difficult. इस आपके लेवल में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे. Schrödinger equation कैन नॉट बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन. दिस डिफिकल्टी कैन ओवरकम बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड. आगे पढ़ेंगे आप, एक अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगेगा कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए Schrödinger इक्वेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, तो वहाँ अप्रॉक्सीमेशन मेथड है. सच कैलकुलेशन विथ एड ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर सो दैट ऑर्बिटल इन एटम अदर देन हाइड्रोजन डू नॉट डिफर इन एनी रेडिकल वे from hydrogen orbital to discuss the above. The principal difference lies in the consequence of increase in the nuclear charge. Because of this, all the orbitals are somewhat contracted. Further, as you see later, unlike orbital of hydrogen or hydrogen-like species whose energy depend only on quantum number n, and energy of orbital of multi-electron depend on the quantum number n and l. क्या? Whose energy whose energy depend only on quantum number n. The energy of orbital in multi-electron atom depend on the quantum number n and l. अच्छा, जिस हाइड्रोजन का एनर्जी केवल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रहा था और ऑर्बिटल के लिए वो n और l दोनों की वैल्यू. ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. आगे बात करता हूँ यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एटम प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ वेव फंक्शन एट दैट पॉइंट. वेव स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ psi square at different point within atom, it is possible to predict the region around nucleus where electron most probably to find. ये क्या, अगर सिंपल पूछे क्या है तो ये वेव फंक्शन है. इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? वेव फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है. ये बताता है कि जो किसी भी एटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी हो कहाँ पे मैक्सिमम है, कहाँ पे मैक्सिमम है. तो याद रखिएगा, अगर कोई सिंपल पूछे तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, सिंपल इक्वेशन है. अगर लेकिन साई स्क्वायर है इसकी फिजिकल मीनिंग है, मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी वो मैक्सिमम है किसी भी एटम में. कुछ हम शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं. द ऑर्बिटल ऑफ वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नो फिजिकल. हम बताएं साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं, इट इज ए सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. However, for different orbital, the plot is corresponding to the wave function are different. जैसे ये 1s के लिए, ये 2s के लिए है. ये आप देखिए. अच्छा, according to German physicist Max Born, the square of wave function at point gives the probability density of electron at that point. मतलब कि क्या देता है साई स्क्वायर? किसी पॉइंट पे ये probability of density of the electron at that point. The variation of psi square is a function of r, 1s and 2s orbital is given. 1s और 2s का दिया है. It may be noted यहाँ से 1s orbital probability density maximum at the nucleus and it decrease sharply as we move from it. 1s orbital की density maximum nucleus जैसे move करेंगे तो कम होती जाएगी. On other hand, 2s orbital probability density first decreases sharply to 0, पहले decrease होगी and again start increasing. After reaching maximum value, it decreases again and approach 0 as the value of r increases further. The reason, यहाँ से underline, the region where probability density function reduced to 0 is called nodal surface या node. कोई पूछो what is node तो बताइएगा. नोड वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की पाने की डेंसिटी क्या है? 0 है. जैसे हम मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहें कि आपके कोई फ्रेंड है, क्या है,
तो आप कभी-कभी मम्मी और पापा को बिना बताए चले गए, तो मम्मी और पापा तो एक अंदाज़ा लगाएँगे ना तुम कहाँ मिल सकते हो। तो आपके जो कुछ घनिष्ठ मित्र होंगे या जो तुम्हारे क्लोज़ फ्रेंड होंगे, वो आप उनको पता है कि यहीं जा सकता है, तो उनको क्या पता रहेगा कि तुम वहीं गए हो। तो ये क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? मैक्सिमम है। तो यही बेस्ट वे है। तो ये नोड्स क्या है? जहाँ प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी की वैल्यू क्या हो, जो 0 हो जाए, सॉरी, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया कि आप अपने दोस्त पे गए, तो मम्मी पापा को पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आपको वहाँ पे है। लेकिन अगर कहा जाए आप कहीं और जाओगे या बिना बताए मान लेते हैं कहीं पे शराब की पार्टी करने गए, ये हो ही नहीं सकता। रीज़न क्या है कि मम्मी को पता है कि बच्चा दोस्त के यहाँ गया है, तो आप जहाँ नहीं जा सकते वही नोड है। तो नोड क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 जहाँ इन जनरल इट इज फाउंड दैट NS ऑर्बिट। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नोड का फॉर्मूला है n-1। तो n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एक बात तो समझ में आ गई, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या हम कहें शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे नोड बढ़ता जाएगा। इन ठीक, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वेरिएशन कैन, अच्छा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहाँ है? जैसे 1s और 2s में, तो 1s के लिए 0 प्रोबेबिलिटी और 2s के लिए हम कहेंगे इसमें 2 1, तो नोड इसमें कितना है? 1, इसमें कितना है? 0। चलो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर of a constant probability density for different orbital give fairly good representation of the shape of orbital. In this representation, a boundary surface of or a contour surface is drawn in the space. ये सिंपल है, एक बार रीड कर लीजिएगा यहाँ से। अच्छा, जैसे अब देखते हैं यहाँ से, we see that 1s and 2s orbital are spherical in shape. In reality, all s orbital are spherical. Symmetry, that is probability of finding electron at given distance is equal in all the function. It is observed that the size of the orbital increase with the increase of s, n की वैल्यू जैसे बढ़ेगी size of orbital बढ़ता जाएगा। 1s, the electron located further away from the nucleus, quantum number and number of boundary surface diagram। जैसे यहाँ पे 2p x है, ये p orbital का diagram, px, py and pz। In these diagram, the nucleus at the region here, unlike s orbital, the boundary surface diagram are not spherical। यहाँ पे spherical नहीं है। Instead, each p orbital consists of 2 section called lobe। lobe, एक शब्द ध्यान दीजिए यहाँ पे lobe। The lobe that are on either side of the plane passes through the nucleus. The probability density function 0 on the plane where the two lobes touch each other। जहाँ पे टच, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। अच्छा, लोब क्या है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी मैक्सिमम हो। द साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल आर आइडेंटिकल। दे डिफर हाउएवर इन द लोब्स आर ओरिएंटेड इन द वे। अगर कोई पूछे ऑर्बिटल क्या होता है, तो हम कहेंगे ऑर्बिटल तो सेम हो सकते हैं, जैसे p का px, py, pz, एनर्जी भी सब कुछ। लेकिन क्या डिफर? लोब का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। क्या? लोब्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकता है। Since lobe may be considered to the along x, y and z. These are designations as 2px, 2pi and 2pz. It should be understood that, however, that there are no simple relation between the value of m101 and x, y, z in direction. For our purpose, it is sufficient to remember that because these are the three possible value of m1, there are therefore 3 p orbital whose axes are mutually perpendicular। whose axis क्या है? mutually perpendicular। like orbital p, p orbital increase in size and energy with the increase of the principal quantum number। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, साइज और एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे 4p की ज़्यादा है, 3p से फिर 2p। लाइक s orbital, the probability density function for p orbital also pass the value of 0 beside 0 at infinite distance। The distance from the nucleus increases. The number of nodes are given by n-2, that is the number of radial node of is 1।
फॉर 3p एंड 4p 4p एंड सो ऑन। अगर हम कहें रेडियल नोड्स की बात करें तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। ये फॉर्मूला किसके लिए? हमारे लिए रेडियल नोड के लिए है। रेडियल नोड हम और रेडियल नोड जो हम कहें कि प्लेन के अलोंग हो, ये एक्स वाई जेड का ऑर्बिटल डायग्राम है। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर। द शेप ऑफ फर्स्ट 4d, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द शेप ऑफ द फर्स्ट 4d ऑर्बिटल आर सेम, लेकिन थोड़ा सा डी जेड स्क्वायर का क्या होता है? डिफरेंट होता है इन फॉर्म। बट 3d ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। एनर्जी क्या इक्विवेलेंट? डी ऑर्बिटल फॉर विच n इज ग्रेटर देन 3 also have the shape similar to 3d orbital but different in energy and size. Beside the radial node, radial node क्या है? probability density function 0, जहाँ पे probability density function क्या हो? 0 हो। The probability density function of np and nd orbital are 0 at the plane। मतलब रेडियल नोड क्या है? जहाँ प्लेन पे जहाँ इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो? 0 हो। तो रेडियल नोड कोई पूछे तो क्या है? प्लेन पे जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो? 0। तो एनपी एंड एनडी ऑर्बिटल के लिए और 0, एस के लिए नहीं, क्योंकि वो स्फेरिकल होता है, वो प्लेन। हम कहेंगे कि फॉर रेडियल नोड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एनपी एंड एनडी ऑर्बिटल आर 0 एट द प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल pz orbital xy plane is nodal plane. In case of dxy there are two nodal plane passing through the origin. These are the angular node। अच्छा, एंगुलर नोड क्या होता है? द नंबर ऑफ एंगुलर नोड गिवन बाय एल एंड वन एंगुलर नोड फॉर पी ऑर्बिटल। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो n-1, और अगर सिंपल एंगुलर नोड्स के बारे में बात करूँगा तो l एंड n-l-1 इज अ रेडियल नोड। क्या है? एक रेडियल नोड्स के बारे में है। तो 3 नोड्स हमको पता है, नोड 3 होते हैं, एक होता है रेडियल, एक होता है एंगुलर, एक होता है टोटल। तीनों को फॉर्मूला है, तीनों क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी अगर करना चाहें तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। रेडिकल पार्ट्स का सॉल्यूशन है, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला है दिया है, वेव फंक्शन आर, ये दीज आर द रिप्रेजेंटेशन। आर क्या है? यहाँ रेडियल फंक्शन डिपेंड ऑन एन एंड एल। ये दीज आर द एंगुलर फंक्शन ऑन एल एंड एम। ठीक, अगर हम कहें n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो मतलब 1s की बात करें, 1s की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 1s r इंटू जेड बाई ए नॉट इंटू में ई सिग्मा अपॉन 2 ये वैल्यू है। एक बार वैल्यू देखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में सीधे। जनरल फॉर्म ये पोलोनोमियल ऑर्डर n-l-1 सीधे रखिए, बात खत्म। ग्राफ्स ऑफ रेडियल फंक्शन आर अलोंग वेव फंक्शन। अब जैसे हम कहें कि 1s और 2s के लिए, तो यहाँ n-l-1 है, तो अगर हम कहें कि इसके लिए 1s 2p एंड 3d 4f के लिए ऑर्बिटल 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, तो 1 - 1 0, 2 रखेंगे 2 1 0। ये ग्राफ किसके लिए? 1s के लिए है, 2p के लिए, 3d के लिए। मतलब क्या? ये 0 क्या है? ये कौन सा है? ये रेडियल नोड की वैल्यू क्या है? रेडियल नोड की वैल्यू है। रेडियल नोड की वैल्यू 0 होगा, ये 1s के लिए है, और बाकी ये एक बार 2p 3d और 4f इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी ग्राफ। n-l-1 की वैल्यू 0 1 होती, इसका मतलब क्या? रेडियल नोड एक बार टच, जब x एक्सिस को एक बार काटे तो ये रेडियल। किसके लिए? 2s के लिए, 3p के लिए, 4d एंड 4f। बस यहाँ पे शुरुआत में 2s, बाकी सब के लिए 3p और 4d एंड 5। ग्राफ देखिएगा। फिर इसी तरह अगर हम कहें n-l-1, तो इसके 3s के लिए, 5p के लिए, 5d के लिए एंड 6f के लिए। n की वैल्यू क्या यहाँ पे है? 2। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। कितनी बार काट रहा है? x एक्सिस को एक बार और 2 बार। तो x एक्सिस को जितनी बार काटे वो नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है। क्या होता है? रेडियल नोड। सिंपल। किसके अलोंग है? r एंड l। ग्राफ ऑफ रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के अलोंग भी देख लेते हैं, n-l-1। ये रिपीट है, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। एक बार बस वेरी दिस एक्सप्रेशन बाय द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 4 पाई r स्क्वायर अपॉन वेव फंक्शन स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ रेडियल सरफेस, इसी तरह वॉल्यूम का
डेरिवेशन है। नौ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पी बाई डी आर 4 पाई r² जैसे जीरो के लिए n-l-1 की वैल्यू जीरो, n1 तो एक बार टच करेगी यहाँ पे पी आर के लिए, और पी आर के लिए अगर रेडियल नोड की वैल्यू 2 है तो दो बार एक्स एक्सिस को काटेगा। सिंपल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन का, द नंबर ऑफ मैक्सिमम इन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट आर n-l। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी स्टेट फॉर वन इज फाउंड टू बी ए नॉट 2s 3s एंड 3p ऑर्बिटल द मैक्सिमम इज मोर देन 1। 2s 3s और 3p के लिए द नंबर ऑफ मैक्सिमा इज मोर देन 1 है, इंडिकेटिंग there is a maximum probability of finding electron at the distance corresponding to the height of the peak value। ध्यान दीजिएगा 2s के लिए 3s के लिए 3p के लिए maxima is more than 1 indicating there is a maximum probability of finding electron। maximum probability of maximum यहाँ पे maximum probability है, जैसे 3s के लिए है, सॉरी 3s के लिए maximum probability density है। Hence, there is lesser probability of finding electron at other peak. It shows at that certain state, electron spend some portion of its time very close to the nucleus। आगे हम एंगुलर पार्ट की बात करें तो s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0। अगर हम कहें फॉर p ऑर्बिटल के लिए px के लिए l की वैल्यू 1, m की वैल्यू +1, तो इसकी वैल्यू हम लिखेंगे 3/√3/4 पाई इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह d के लिए फॉर्मूला है। नंबर ऑफ रेडियल नोड बता दिए n-l-1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड l, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड n-1। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है। इलेक्ट्रॉन डेंस डिस्ट्रीब्यूशन 1s 2s एंड 3s ऑर्बिटल का देख लेते हैं। 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है। द लोअर पार्ट ऑफ द फिगर शोज electron density represented by psi square vary as the wave function of distance from the nucleus। In 2s and 3s orbital, electron density function drop to 0 at certain distance from the nucleus। nucleus के बाद यहाँ पे क्या जा रहा है कि 0। The spherical surface around the nucleus at which psi square 0 is called node। कि नोड हमने बताया psi square की वैल्यू 0 आ जाए तो समझ नोड्स। तो these are the, ये सब नोड्स हैं। क्या है नोड्स यहाँ पे 1s के लिए, फिर 2s के लिए एक वैल्यू, 3s के लिए दो वैल्यू। रेडियल नोड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी क्या है 0, ग्राफ विद ओरिजिन है। फिर 1s ये सब ये अलग अलग साई स्क्वायर के फॉर्म में, साई के फॉर्म में है। 4 पाई² r की वैल्यू ये मैक्सिमम है यहाँ पे 1s के लिए। फिर इधर r यहाँ पे एक बार टच, फिर 1 2, ये r यहाँ मैक्सिमम होगा। मतलब 3s 3p के लिए हमने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू डिस्टेंस पे मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पीक की डिस्टेंस जैसे जैसे वैल्यू आएगी। ये तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लीज बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2px 3px एंड 4px का है। 2px है 3px है, ये क्या है, ये बता रहा है कि दीज आर द पॉइंट ऑफ जहाँ नोड्स हैं। नोड्स क्या है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी कहाँ, जहाँ पे 0 हो जाए। ये दीज आर द वैल्यू है, दीज आर द वैल्यू, दीज आर द वैल्यू, आर मैक्स निकलेगा। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल आर स्फेरिकल। ये px का है, ये py का है, pz। एक बार देख लीजिए, x के अलॉन्ग, z को अलॉन्ग एंड y को अलॉन्ग। dz स्क्वायर का शेप ये है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की वैल्यू है dxy। ये एक बार आप ट्राई कीजिएगा, dxy dyz। f का भी दिया है, ये क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फॉर 1s ऑर्बिटल इन हीलियम एटम। द वेव फंक्शन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन एज, वेव फंक्शन की वैल्यू दिया है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ये ए आर की वैल्यू क्या है, a0/2 फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। J97 क्या है, विथ व्हाट वेलोसिटी शुड अल्फा पार्टिकल ट्रेवल टू द न्यूक्लियस ऑफ एटम सो इट अराइव एट डिस्टेंस ऑफ 10⁻³ मीटर। तो हाफ mv² इज इक्वल टू, फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा।
ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार कीजिएगा। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ख़त्म हुआ और आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम कौन से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वन शॉर्ट वीडियो अब लाएंगे हम, जिस तरह मैं 11th का टॉपिक, अब 12th का भी हमारा वन शॉर्ट वीडियो चलेगा पूरा। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर टू दोस्त फ्रेंड जिसको ज़रूरत है, एक्चुअल में पढ़ना है। इसकी PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।